आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 2। हम पढ़ चुके हैं जी कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। A non-contact force is defined as the force between two objects which are not in physical contact. वो फिजिकली किसी कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे को ऑब्जेक्ट्स टच नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों के दरमियान फोर्स मौजूद है, तो इसको क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। अच्छा, ये कैसे काम करती हैं? ये एक फासले से काम करती हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में किसी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तो ऑब्वियसली कैसे वर्क करेंगी? फ्रॉम अ डिस्टेंस। दैट इज व्हाई दीज आर समटाइम्स कॉल्ड एज एक्शन एट अ डिस्टेंस। इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है? एक्शन एट अ डिस्टेंस। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देयर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक विद अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑल दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके दरमियान फोर्स मौजूद है। और ना सिर्फ फोर्स मौजूद है, बल्कि उस नॉन कांटेक्ट फोर्स के साथ एक फील्ड भी लिंक्ड है जो कि मौजूद है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इनकी इस खासियत की वजह से नॉन कांटेक्ट फोर्स आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। इनका दूसरा नाम, इनको और क्या कहा जाता है? फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ मिसालें जो हम पढ़ेंगे मैं यहाँ से दोबारा दोहरा देती हूँ। हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ के आए हैं कि वो फिजिकली लिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं किसी न किसी जो है वो ऑब्जेक्ट्स आपस में फिजिकली कांटेक्ट होते हैं, तभी उनके दरमियान फोर्स आती है, जिसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्या है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो बज़ाहिर फिजिकली लिंक्ड नहीं है, उनके दरमियान फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स मौजूद है, और उस फोर्स को आप नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स एक फासले से काम करती है, इसलिए इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है और उनके दरमियान फोर्स मौजूद है, जिसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के साथ साथ एक इनके साथ फील्ड भी लिंक होती है, और इस फील्ड के लिंक होने की वजह से इनको फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है। ठीक है जी, यानी इनके आसपास का कुछ ऐसा एरिया होगा जहां पे ये एक्ट करेंगी, वो इनकी फील्ड कहलाएगी, जहां पे इनका असर मौजूद होगा। ठीक है, जहां तक इनका असर मौजूद होगा वो इनकी फील्ड कहलाएगी। अब हम इसकी मिसालें पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको उर्दू में कहते हैं कशिश शकल। ठीक है, कशिश शकल उर्दू में कहते हैं। एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक दरख्त से अगर सेब गिरता है ना, तो वो सबसे बड़ी मिसाल है ग्रेविटेशनल फोर्स की। किस चीज ने उसको पुल किया नीचे की जानिब कि वो जमीन पर आया? वो थी जी ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, इस तरह जब हम एक कोई चीज ऊपर की तरफ हवा में उछालते हैं, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट ब्रिंग्स इट बैक टू द अर्थ, जिसकी वजह से वो चीज दोबारा वापस आ जाती है। ठीक है, ये आप देखें, कोई भी चीज बॉल है, कुछ भी है, हैवियर है, लाइटर है वजन में, आप उसको ऊपर तरफ फेंकेंगे, उसने लाजमी किसी फाज तक जाके दोबारा वापस नीचे आना होगा। वो चीज नीचे वापस क्यों आई है? क्योंकि अर्थ की, जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको पुल किया दोबारा नीचे की जानिब। इनफैक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। मैंने आपको क्या कहा? कशिश शकल, कशिश जब वो अट्रैक्शन भी कहते हैं ना, खींचना, कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है दैट एग्जिस्ट अमंग ऑल बॉडीज विच हैव मास। तमाम अजसाम जिनका कोई ना कोई मैस होता है, मैं बता चुकी हूँ कि वो लाइटर हैं या हैवियर हैं। ठीक है, उनका वजन ज्यादा है, हल्का है। तमाम बॉडीज में, तमाम अजसाम में वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो होती है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स गिवन बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन के जो ग्रेविटेशन के लॉज थे, उनके मुताबिक इसको कैसे लिखा जाएगा? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। m1 और m2 क्या है बच्चों? m1 and m2 आर टू मैसेस। डिस्टेंस
आर अपार्ट एंड जी इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल। अच्छा जी, बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल दो बॉडीज है, ठीक है, एक के मास को आप m1 कह लें, एक के मास को m2 कह लें, ठीक है। तो अब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो r है, ठीक है। डिस्टेंट का मतलब ही फासला ही होता है, डिस्टेंस का मतलब ही फासला होता है। अपार्ट यानी कि उनके दरमियान फासला है। और जी क्या है? जी होता है जी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। Its value is 6.67 into 10 raised by minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपने चीज याद रखनी है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। The sun's gravitational force keeps the earth and all of planets of our solar system in a fixed orbits। अब ये बात समझिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब एक बॉल है, उसका कितना सा वजन होगा। सिमिलरली सूरज है, अब वो बड़ी चीज है, लेकिन सूरज की भी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है बच्चों, उसके अंदर सब जो है वो मौजूद है, प्लैनेट्स हैं, अर्थ भी इसके अंदर आता है, आती है, ठीक है। अब ये जो है ना अपने अपने एक मखसूस दायरों में है, जो वहां पे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारी चीजें, चाहे वो प्लैनेट्स हैं चाहे वो अर्थ है, वो अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपने अपने दायरों में, ऑर्बिट दायरे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सन है ना, ठीक है, तो ये इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है जी? ये इसकी वजह से सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जमीन और बाकी सियारे जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, वो अपने अपने फिक्स ऑर्बिट्स में जो है वो घूमते रहते हैं और वहां से हटते नहीं है। सिमिलरली इस तरह द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। अब अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से जो चांद है, मून है, वो भी अपने ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, फॉल डाउन नहीं करता, फॉल डाउन नहीं होता। इट आल्सो कीप्स द एटमॉस्फेयर एंड ओशन फिक्स्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ओशंस हैं, जो एटमॉस्फेयर है, ये क्या है जी? ये फिक्स रहता है जमीन पर। इवन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ सरफेस एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स। आपने किसी फ्लैट सरफेस पे एक चीज रखी है ना, तो वो भी अपनी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, किस तरफ? नीचे की जानिब, डाउनवर्ड। और वो फोर्स क्या है उसकी? इट्स वेट, वो उसका वजन है। ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ आल्सो नोन एज ग्रेविटी। अच्छा, वो जो फोर्स लगा रहा है वो किस वजह से लगा रहा है? वो जमीन की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से लगा रहा है, नीचे की जाने फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या कहलाती है? ग्रेविटी, ठीक है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ ये सारा। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे वो फोर्स है जिसकी वजह से, यानी कि जमीन की, अगर सिर्फ जमीन की बात करें तो वैसे तो हर ऑब्जेक्ट, हर जो है वो बॉडी की, ऑल बॉडीज जितनी भी हैं उनकी अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जमीन की बात करें तो आप देखें कि अगर दरख्त से एक सेब गिरता है, फॉर एग्जांपल एप्पल फॉल डाउन करता है ट्री से, तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब आप कोई चीज हवा में उछालते हैं, फेंकते हैं, तो वो कुछ दूर ऊपर जाने के बाद नीचे की जाने दोबारा तेजी से आती है। क्यों आती है? जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करती है, ठीक है जी। और जो है ना ये पुल करने वाली फोर्स, इसको कहते हैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने अपने लॉज में कैसे डिपिक्ट किया था, जाहिर किया था? F is equal to capital G m1 m2 divided by r square. What is m1? Mass of the one body. What is m2? Mass of another body. टू बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। उन दोनों के दरमियान, बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। और g क्या है? g है जी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर।
इसी के ऊपर लाकर हमने -2 किया हुआ, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी क्या क्या हमें फायदा दिया हुआ है। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स ने जमीन और बाकी प्लैनेट्स को अपने मदारों में, अपने ऑर्बिट्स में फिक्स किया हुआ है, वरना वो इधर से इधर टकरा जाए आपस में और जमीन में तबाही आ जाए, सोलर सिस्टम के अंदर तबाही आ जाए। इसी तरह जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ने चांद को अपने दायरे में महदूद रखा हुआ है, वो अपने दायरे में गर्दिश कर रहा है, ठीक है जी। और अगर आखिरी बात हमने ये पढ़ी, आपने फ्लैट सर्फेस से, लेट्स सपोज आपने टेबल पे कोई चीज रखी है, इवन वो ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा नीचे की जानिब, और वो फोर्स का असल में क्या होगी, वो उसका वेट है, ठीक है। और वो फोर्स क्यों लगा रहा है, जमीन की ग्रेविटी की वजह से, जिसको आप अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया। अब है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स उनको चार्ज कर दिए जाए, एक को पॉजिटिव दे दें, एक को नेगेटिव दे दें, या कोई भी चार्ज दे दें, ठीक है। अब इसमें कोई भी चार्ज देने के हवाले से देखा जाए, अगर सेम चार्जेस हो तब क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज हो तब क्या होगा। अब देखिए, वेरी कॉमन थिंग जो हम शुरू से पढ़ते हैं कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज दिया और एक को नेगेटिव दिया तो दोनों ऑपोजिट चार्ज है ना, तो वो इसी को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों को आपने सेम चार्ज दे दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इसी को रिपेल करेंगे। रिपेल होता है जी पीछे को धकेलना, यानी वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, नजदीक नहीं आएंगे, ठीक है। लाइक ग्रेविटेशनल, अच्छा ये पढ़ते हैं, the opposite charges attract each other and similar charges repel each other as shown in the figure 3.3। ये आपको नजर आ रहा है। और लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स से लॉन्ग रेंज है ना, ज्यादा रेंज में काम करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, इसकी रेंज भी क्या ज्यादा है, ठीक है बच्चों। फिर है जी मैग्नेटिक फोर्स। It is a force which a magnet exerts on other magnets and magnetic material like iron, nickel and cobalt। अच्छा, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं ना जो के अट्रैक्शन की साइड रखते हैं, जैसे कि मैग्नेट है। मैग्नेट आप हो सकता है उससे खेले भी हों, बच्चों ने देखा भी हो। अब वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई आयरन, लोहे की बनी हुई चीजों को उससे अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसके साथ, मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं। अब ये फोर्स क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन पिन अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। अब आपने मैग्नेट उठाया हुआ है और आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हिजाब पिन्स हैं, जो बच्चियां जो हिजाब में पिन लगाती हैं, ठीक है। अब आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बज़ाहिर आपके हाथ में मैग्नेट और पिंस का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन होगा क्या कि वो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगा और वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अभी हमने पढ़ा है कि अच्छा पोल्स क्या होते हैं जी, जैसे ये पोल है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ठीक है। कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना दोनों पोल्स के दरमियान, वो या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। या तो पोल्स आपस में अट्रैक्ट हो पाएंगे या एक दूसरे को पीछे धकेलेंगे, रिपल्सिव होगी, रिपेल कर देंगे। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड वेरी इजीली बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैग्नेट है दो, आप उनके सिमिलर पोल्स को जो है वो आपस में करीब लाएं, तभी आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, या उनके ऑपोजिट पोल्स को करीब लाएं तभी आपको समझ आ जाएगा। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगी। तो बिल्कुल बात जो है वो मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट इसका नॉर्थ पोल है और एक और मैग्नेट है उसका आपके पास भी नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, अगर दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आप नॉर्थ पोल के पास लाएंगे तो वो चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह जब दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप साउथ पोल के, इसके साउथ पोल के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर पोल्स जो होंगे बच्चों, वो इसे को पीछे धकेलेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और जो अपोजिट पोल्स होंगे वो इसे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस।
These are also called non-contact forces acting between the subatomic particles. अच्छा, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सब अटोमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये भी इनके दरमियान भी जो फोर्स पाई जाती हैं वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा।